गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम द्वितीय अफगान साम्राज्य शेरशाह सूरी का प्रशासन का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। शेरशाह सूरी। सर्वप्रथम हम इनके जीवन वृत्त के बारे में देखेंगे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। उनका दादा अफगानिस्तान के टोह प्रदेश से भारत आया था। फरीद के पिता हसन ने बहलोल व सिकंदर लोदी के शासन में उन्नति की। के.आर. कानूनगो के अनुसार फरीद का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। 1498 ईस्वी में उसके पिता को बिहार में सहसाराम की जागीर मिली। हसन खां के 4 पत्नियां थीं। बचपन में फरीद को उसकी एक सौतेली माँ ने काफ़ी तंग किया था। अतः 1501 ईस्वी में वह जौनपुर आ गया। वहाँ पर उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात उसने जौनपुर के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। 1517 ईस्वी में उसका अपने पिता से समझौता हो गया तथा उसने सहसाराम लौटकर अपने पिता की जागीर का काम संभाल लिया। उसके समय सहसाराम की जागीर की स्थिति ठीक नहीं थी। फरीद ने अत्यंत योग्यता के साथ वहाँ की राजस्व व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए। उसने उन मुकद्दमों को नियंत्रण में किया जो लगान अदा नहीं करते थे, लेकिन 1522 ईस्वी में उसे फिर सहसाराम छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई कीर्ति ने उसकी सौतेली माँ की ईर्ष्या को पुनः जागृत कर दिया था। वह अपने सगे भाई निज़ाम खां के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़कर आगरा चला गया। आगरा में उसने दौलत खां नामक एक सरदार के यहाँ नौकरी कर ली। 1524 ईस्वी में अपनी पिता की मृत्यु पर उसने सहसाराम की जागीर अपने नाम करवा ली तथा सहसाराम लौटाया। अगले वर्ष उसने बिहार के दरिया खां लोहानी के पुत्र बिहार खां के यहाँ नौकरी कर ली। अपनी योग्यता व कठोर परिश्रम के कारण वह शीघ्र ही बिहार खां का कृपा पात्र बन गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बिहार खां ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और उसने सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की। इस समय फरीद ने आखेट के समय तलवार से एक शेर को मारकर सुल्तान मोहम्मद की रक्षा की। सुल्तान मोहम्मद ने उसे शेर खां का खिताब दिया। 1527 ईस्वी में शेर खां के प्रतिद्वंदी मोहम्मद खां सूरी ने सहसाराम पर अधिकार कर लिया। अपनी जागीर को पुनः प्राप्त करने के लिए शेर खां ने मुगलों की नौकरी कर ली। उसने मुगलों के शिविर में रहकर उनके तरीकों का अध्ययन किया। उसने बाबर के चंद्री अभियान में भाग लिया। बाबर ने उसके कार्य को देखकर अपने वजीर से कहा कि उसने अनेक अफगान सरदार देखे हैं कि वह उनके सबसे अधिक शेर खां से प्रभावित हुए हैं, अतः उस पर नज़र रखना। इस बात को सुनकर शेर खां मुगल शिविर में चला गया। उसे सहसाराम वापस मिल गया। 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह लोहानी की मृत्यु हो गई। उसके अल्पवयस्क पुत्र को जलालुद्दीन के नाम से सुल्तान बनाया गया। इस समय बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में परास्त। जलालुद्दीन ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। शेर खां को उसका नायब व संरक्षक नियुक्त किया गया। शेर खां ने अत्यंत योग्यता के साथ स्थिति को संभाला। 1530 ईस्वी में आरंभ में शेर खां ने अत्यंत चालाकी के साथ चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1531 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं से समझौता किया। उसने अन्य अफगान सरदारों के विरुद्ध हुमायूं की मदद देने का वचन दिया। दोहरा युद्ध में अनेक अफगान सरदार मारे गए। इस युद्ध में शेर खां अफगान सेना का एक सेनापति होते हुए भी निष्क्रिय रहा। अब हुमायूं ने शेर खां से चुनार दुर्ग को सौंपने की मांग की। शेर खां ने जानबूझकर मुगल सेनापति हिंदू बेग के साथ वार्ता करने में काफ़ी समय लगाया। इस बीच उसने सब तैयारियां कर ली। लगभग 3 महीने बाद हुमायूं को गुजरात के बहादुर शाह से निपटने के लिए लौटना पड़ा। उस शेर खां की अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव को मानकर चुनार उसके पास ही रहने दिया। अब शेर खां अफगानों का प्रमुख नेता बन गया। 1532 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह की मृत्यु पर उसके पुत्र महमूद शाह की दुर्बलता का लाभ उठाकर शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया। 1534 ईस्वी में सूरतगढ़ के युद्ध में उसकी पूर्ण विजय हुई। अगले वर्ष उसने महमूद शाह को हराया। महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की। 1537 ईस्वी में हुमायूं शेर खां को कुचलने के लिए बिहार आया। उसे लगभग 6 महीने चुनार को जीतने में लगे। इस बीच शेर खां बंगाल की राजधानी गौड़ में लूटकर बिहार गया। उसने धोखेबाजी से रोहतास के किले पर अधिकार कर लिया तथा इस किले में अपने धन व परिवार की सुरक्षा का प्रबंध किया। हुमायूं बिहार को पूर्ण रूप से जीते बिना ही बंगाल चला गया, जहां वह 6 या 7 महीने तक रहा। इस बीच शेर खां ने उसका वापस आने का रोक लिया।
1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हुई। इस वजह से शेर खां बंगाल व बिहार का सुल्तान बन गया तथा उसे शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में उसने फिर हुमायूं को हराया। इस जीत के बाद उसने आगरा व दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। शेरशाह के शासनकाल की घटनाएं। हुमायूं का पीछा। शेरशाह ने ख्वास खां और कुतुब खां को हुमायूं का पीछा करने के लिए भेजा। आगरा व दिल्ली की व्यवस्था करने के बाद वह स्वयं लाहौर व खुशब तक गया। यहाँ पर बहुत से बलूची सरदारों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। हुमायूं की ओर निश्चित होने पर उसने अपने साम्राज्य की स्थिति को दृढ़, अपने राज्य का विस्तार किया तथा शासन प्रबंध को सुदृढ़ किया। सेकेंड है खक्खरों का दमन। हुमायूं के एक सेनापति मिर्ज़ा हैदर द्वारा कश्मीर पर कुछ समय के लिए अधिकार करने से शेरशाह चिंतित हुआ। खैबर, बोलन व गोमल के दर्रों की ओर भी कामरान अथवा हुमायूं के नेतृत्व में मुगल आक्रमण कर सकते थे। अतः सबसे पहले उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने का ध्यान दिया। कश्मीर के दक्षिण पूर्व में सॉल्ट रेंज के प्रदेश में रहने वाले गख्खर जाति मुगलों के प्रति वफादार थी। अतः शेरशाह ने उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा। उसके मना करने पर शेरशाह ने उनके प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। उनकी सेनाओं ने गख्खर प्रदेश को रौंद डाला। अनेक गख्खर सरदारों को बंदी बना लिया गया। यद्यपि उसने गख्खरों की शक्ति को कुचला, लेकिन वह हमेशा के लिए उनकी शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। अनेक गख्खर सरदार उसका विरोध करते रहे। उसने इस इलाके में एक मजबूत किला बनवाया जिसका नाम रोहतासगढ़ रखा। इस किले में हैबत खां और खवास खां के नेतृत्व में एक अफगान सेना रखी गई। तृतीय, बंगाल पर विद्रोह। जिस समय शेरशाह उत्तरी पश्चिमी सीमा पर व्यस्त था, उस समय बंगाल का सूबेदार खिज्र खां एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने स्वयं वहां जाकर उसे कैद कर लिया। उसने इस दूरस्थ प्रदेश में विद्रोह की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की। इस शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्रोफेसर कानूनगो ने किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था साम्राज्य के अन्य भागों में लागू की गई। इसके अंतर्गत किसी भी अधिकारी के पास इतनी सेना न रही कि वह विद्रोह करने का साहस कर सके। मालवा। बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार करके मल्ल खां को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद मल्ल खां स्वतंत्र रूप से शासक के रूप में रहने लगा। उसने 1540 ईस्वी में हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह के पुत्र कुतुब खां को सहायता देने से मना कर दिया। इस संघर्ष में कुतुब खां मारा गया। मल्ल खां ने शेरशाह का आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया। शेरशाह को भय था कि कहीं वह हुमायूं से साठगांठ न कर ले अथवा मालदेव उसको अपने अधीन न कर ले। इसके अतिरिक्त उसे इस ओर से अपनी सीमा भी सुरक्षित करनी थी। अतः 1542 ईस्वी में उसने मालवा पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया। सबसे पहले ग्वालियर पर आक्रमण करने के बाद सारंगपुर में मल्ल खां ने, जिसने कादिर खां की उपाधि धारण कर ली थी, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। लौटते समय उसने रणथंभौर का किला, जिस पर मालवा का आधिपत्य था, जीत लिया। नेक्स्ट है रायसीन की विजय। 1543 ईस्वी में समाचार मिला कि रायसीन के राजा पूरनमल ने मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं तथा उनकी महिलाओं का अपमान किया है। उसने पूरनमल को दंड देने के लिए रायसीन जाने का निश्चय किया। प्रोफेसर कानूनगो के अनुसार शेरशाह का रायसीन पर आक्रमण करने का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। पूरनमल के पास रायसीन और चंदेरी के महत्वपूर्ण दुर्ग थे। इन मजबूत दुर्गों को राजपूतों के पास छोड़ देना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक था। यद्यपि पूरनमल ने शेरशाह के मालवा पर आक्रमण के समय उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु शेरशाह उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। रायसीन व चंदेरी से उसे धन भी मिला था। उसने जलाल खां को चंदेरी भेजा, लेकिन जलाल खां के बीमार पड़ने से अफगान सेना को सफलता नहीं मिली। अब शेरशाह स्वयं वहां गया। कई मास के घेरे के बाद भी वह रायसीन को जीत नहीं सका। वर्षा ऋतु निकट आ रही थी। शेरशाह को मालदेव से भी जल्दी निपटना था। अतः उसने रायसीन को जीतने के लिए छल से काम लिया। यद्यपि अब्बास खां शरवानी लिखता है कि पूरनमल ने संधि की बातचीत आरंभ की, किंतु कानूनगो ने इस कथन को सत्य नहीं माना। उनके मत से राजपूत शांति की वार्ता आरंभ करने के स्थान पर मौत पसंद करते थे। कानूनगो के मत में शेरशाह ने सैनिक व्यय तथा अपने सैनिकों को जान से बचाने के लिए एक और तो तोपों की भयंकर मार आरंभ की और दूसरी ओर कूटनीति का आश्रय लिया। यह मत प्रकट उन्होंने बदायूंनी के कथन के अनुसार किया है। इसके अतिरिक्त शेरशाह
राजपूतों की को वीरता से परिचित था। यह माना जा सकता है कि पूरनमल ने शेरशाह के साथ बातचीत करना स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि वह भी घेरे से तंग आ गया था। शेरशाह ने उससे बनारस देने को कहा, जिसे पूरनमल ने स्वीकार कर लिया। शेरशाह के द्वारा उसे व उसके सरदारों के परिवारों को शांतिपूर्वक किले से बाहर जाने देने के वचन पर ही उसने किला सौंपने का वचन दिया। शेरशाह ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली तथा आदिल खान ने कुतुब खान ने गवाही दी। पूरनमल के कहने पर अफगान सेना को किले से कुछ दूरी पर हटाया गया। लगभग 4000 राजपूत अपने परिवार और चल संपत्ति के साथ किले के बाहर निकले तथा शेरशाह के खेमे, जो कि किले के निकट था, में पहुंचे। किला अफगानों के हाथ में आ गया। रात में शेरशाह के सैनिकों ने राजपूतों को घेर लिया। राजपूतों ने अपनी स्त्री व बच्चों को कत्ल किया। अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। काफ़ी संख्या में राजपूत बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। शेष को अफगानों ने बंदी बना लिया। इसमें पूरनमल की एक छोटी कन्या भी थी, जिसे बाजारों में नाचने पर मजबूर किया गया। कानूनगो ने अबुल फजल के इस मत का समर्थन किया है कि शेरशाह ने यह विश्वासघात उलेमाओं के कहने पर किया था, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि शेरशाह के लिए कपट व विश्वासघात करना कोई नई बात नहीं थी। इस प्रकार कानूनगो ने शेरशाह को दोषी ठहराया है। यद्यपि शेरशाह ने कम कीमत पर रायसीन के महत्वपूर्ण दुर्ग को जीत लिया, किंतु यह घटना उसके नाम पर एक गहरा धब्बा है। कुतुब खान ने इस घटना से क्षुब्ध होकर शेरशाह की नौकरी छोड़ दी तथा फ़कीर बन गया। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। मुल्तान पर अधिकार। कानूनगो के अनुसार शेरशाह की संधि नीति को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1541 ईस्वी में उसने वहाँ यथास्थिति बनाए रखी तथा 1453 ईस्वी में उसने सिंध को जीत लिया। इस समय यह प्रदेश बलूचियों के अधिकार में था। यदि उन्हें छेड़ा जाता तो वे पंजाब की सीमा पर रहने वाले जाटों की सहायता से सख्त विरोध कर सकते थे। अतः उसने इन प्रदेशों के बलूची सरदारों का उनकी जागीरों पर आधिपत्य मान लिया। फतेह खां दोदाई नामक बिलोची सरदार को मुल्तान का फौजदार नियुक्त किया गया। दूसरे सरदार इस्माइल खां को भी संतुष्ट रखा गया। उसने लाहौर से मुल्तान तक की सड़क को पूरा करवाया। इस प्रदेश का भारत खवास खां, हैबात खां शेरशाह के प्रति स्वामी भक्त थे, लेकिन उनकी आपस में नहीं बनती थी। अतः 1542 ईस्वी में शेरशाह ने खवास खां व ईसा खां को बुला लिया तथा हैबात खां को पदोन्नति दे दी तथा 30,000 घुड़सवारों की कमान सौंपी। 1543 ईस्वी में शेरशाह ने इन प्रदेशों को विजित कर कानूनगो के अनुसार समकालीन फारसी इतिहासकारों ने बलूचियों के साथ समझौते की नीति को त्यागने के कारण पर प्रकाश नहीं डाला है। बलूची सरदारों द्वारा शेरशाह के प्रति विरोध की भावना रखने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। केवल इतना कहा जा सकता है कि मुल्तान का फौजदार फतेह खां सुचारू रूप से शासन नहीं चला सका। अतः मुल्तान व उसके आसपास के प्रदेशों में की जनता खुश नहीं थी। इस समय हुमायूं मारवाड़ की सीमा पर आ पहुंचा तथा शेरशाह की फौजें उस ओर चली गई। अतएव इन दोनों घटनाओं को सामरिक दृष्टि से जोड़ा जा सकता है। हैबात खां ने फतेह खां दोदाई और फतेह खां जाट, जिन्होंने इस इलाके में अपनी लूट मार से तबाही मचा दी थी, के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया। हैबात खां तेजी के साथ आगे बढ़ा। उसने फतेह खां जाट व उसके अनुयायियों को काफ़ी दूरी तक खदेड़ दिया। फतेह खां जाट ने शांति का प्रस्ताव दिया। हैबात खां ने उसे सुरक्षा का वचन दिया। दोनों में भेंट के समय फतेह खां जाट व उसके प्रमुख अनुयायियों को कैद कर लिया गया। इसके बाद उसने फतेह खां दोदाई को भी हरा दिया। इस प्रकार समस्त मुल्तान प्रदेश शेरशाह के अधिकार में आ गया। गख्खर व ऊपरी सिंध पर भी कब्जा कर लिया गया। ऊपरी सिंध पर कब्जा होना उसके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ। मालदेव के राज्य की सीमा के एक क्षेत्र पर उसका अधिकार होने से वह अब मालदेव के विरुद्ध कार्रवाई करने में सफल हो सकता था। धन्यवाद।